हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज, आई एम केमिस्ट्री लेक्चरर। आज हम पढ़ने वाले हैं भाई हेलो एल्केन्स के। कंटिन्यू करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो उसमें हेलो एल्केन हमने उठाया था, तो वहां सबसे पहला मेथड आता है अब आपके सामने, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से इसको कैसे बनाते हैं? हाइड्रोकार्बन मतलब एल्कीन्स एंड एल्काइंस, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से बनाएंगे। एल्केन से भी आगे देखते हैं, ठीक है। तो पहले ये है, तो बाय एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड क्या होता है? हेलोजन लगाओ जिसके साथ एच एक्स, एक्स मतलब हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो इस तरह के इसको बोलते हैं हेलोजन एसिड। तो ये तो अवेयर होंगे आप डेफिनेटली, है ना। HCl ले लेते हैं, जनरली हम HCl या HI, इन्होंने नीचे HI का एग्जांपल दे रखा है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 HI के साथ रिएक्शन करेगा। सीधा सीधा डबल बॉन्ड तोड़ना है तो कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। अगर यहाँ से डबल बॉन्ड टूटता है तो एक वैलेंसी के ऊपर जुड़ जाएगा आयोडीन, एक वैलेंसी पर जुड़ जाएगा H। बहुत सिंपल है, बहुत सीधा है। यस गाइस, ये समझ में आ गया बेटा सबको सर कैसे हुआ है? लास्ट टाइम तो आपने अल्कोहल से करवाया था ना स्टार्ट, मतलब ये वाला हाँ हाइड्रोकार्बन तो अभी नहीं किया था। हाँ हाँ, तो नया चल रहा है ना बेटा, पीछे वाला नहीं है ये, अच्छा। ओके नया है। सर। ठीक है, वो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने वो कर लिया होगा, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अब इसी के अंदर। तो ये अब आपको सीधा सीधा समझ में आया होगा, सीधा HI जोड़ दो, बात खत्म। डबल बॉन्ड तोड़ो, HI जोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ देखिए ट्रिपल बॉन्ड अगर ऐसा हो तो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर क्या होगा? एक बॉन्ड टूटेगा, क्लोरीन जुड़ गया और H इस तरफ जुड़ा। ये देखो CH था ये अकेला, ठीक है। तो यहाँ H जुड़ गया, वही HCl जोड़ दिया डबल बॉन्ड को तोड़ के, ठीक है। बट यहाँ मैंने कुछ लिख रखा है, मार्कोनी फेडिशन। तो मार्कोनी फेडिशन क्या होता है? मार्कोनी कोव एक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है। केमिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का साइंटिस्ट था। तो उसने क्या बोला था कि जो ग्रुप है, ग्रुप विल बी एडेड टू द कार्बन विच हैज लेस हाइड्रोजन, जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो मार्कोनिकोव ग्रुप, मार्कोनिकोव कहता है ये उस को फेवर करता है। आप सिंपली याद करने का तरीका मैंने ऐसे ही लर्न कर रखा है, चॉइस इज योर्स, आप जैसे याद करना चाहें वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मार्कोनिकोव ये कहता है कि जो ग्रुप होगा, जैसे HCl में Cl ग्रुप है, H कोई ग्रुप नहीं है, हमें पता है ना, नॉर्मल हाइड्रोजन है ये, हाइड्रोकार्बन की चेन नॉर्मल होती है हमेशा। तो यानी Cl जो है वो उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जो कमजोर है, जिसके पास कम हाइड्रोजन है, तो वो कम हाइड्रोजन वाले कार्बन के साथ जुड़ेगा। ये है मार्कोनी रूल। तो यानी क्लोरीन यहां पर जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा उसका मैकेनिज्म भी हम करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो क्लोरीन यहां जुड़ने वाला है। ये बात सबको समझ में आई भाई? ये देखो यहाँ था ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये मान लो ये बॉन्ड टूट गया तो दो वैलेंसी खाली होगी कार्बन, दोनों कार्बन की। तो वो कह रहा है क्लोरीन यहाँ जुड़ेगा, H यहाँ जुड़ेगा, इसको मार्कोनिकोव रूल बोलेंगे। अगर उल्टा कर दो तो यानी क्लोरीन यहाँ जोड़ो, H यहाँ जोड़ो, इसको बोलेंगे एंटी मार्कोनिकोव रूल। यस बेटा, एंटी मार्कोनिकोव। तो मार्कोनिकोव कह सकते हैं अच्छा आदमी था, वो जिसके पास कम है हाइड्रोजन उसके पास जाता था, उसका ग्रुप उसके पास जाएगा। यस, क्लियर हो गया ये। तो सबसे पहले मार्कोनी फेडिशन हुआ, उसके बाद डबल बॉन्ड। अब देखो फिर ये डबल बॉन्ड बन गया, तो डबल बॉन्ड फिर से टूटेगा, फिर से मार्कोनिको फेडिशन होगा। तो जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसके पास में जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ दो हाइड्रोजन थे, यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहीं पर दोनों क्लोरीन जुड़ेंगे। दूसरे इस कार्बन पर कोई क्लोरीन जुड़ेगा, फिर से डबल बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। यस बेटा, ये क्लियर है सबको, ये वाली सर हम रिएक्शन? हमें कैसे पता चलेगा कि कब मार्कोनिकॉफ लगेगा और कब नहीं? वो आगे बताता हूँ बेटा, लेकिन फिलहाल ओके सिर्फ सर। रूल याद, सिर्फ रूल याद रखिए, ठीक है। सर तो रिपीट कर भाई दीजिए। रिपीट करूं, देखो क्या होता है कि अगर अनसिमेट्रिकल, एक और चीज इसके अंदर ये ध्यान देना कि मार्कोनिकोव की जरूरत ही ना पड़े। अगर मान लो मैं सिर्फ ये देता हूं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें कौन सा मार्कोनिकोव रूल लगाओगे? चाहे आप इधर से एक डबल बॉन्ड, आपने ट्रिपल बॉन्ड का एक बॉन्ड तोड़ दिया तो यहाँ क्लोरीन लगा लो और यहाँ हाइड्रोजन, या उल्टा कर दो, ये तो सेम ही मॉलिक्यूल है, दोनों तरफ से सेम है। तो अगर सेम मॉलिक्यूल होता है तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। तो ये अनसिमेट्रिक है। देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को अगर तोड़ते हो तो इस तरफ दो कार्बन की चेन है, इस तरफ एक कार्बन की चेन है, तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया, दोनों तरफ से बराबर यस नहीं है। सर। तो अनसिमेट्रिकल एल्काइंस में या एल्कीन्स में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में मार्कोनिकोव रूल लगता है, और वो कहता है कि अनसिमेट्रिकल होंगे तो जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है उस कार्बन के पास में क्लोरीन या ग्रुप जाएगा। तो यहां मैंने लिख रखा ग्रुप विल बी एडेड टू द कार्बन विच हैज लेस हाइड्रोजन। यस, क्लियर है। तो जिसके पास में लेस जी सर। हाइड्रोजन होंगी उसके साथ क्लोरीन जुड़ेगा। अब एक चीज बता देता हूं, क्योंकि आप लोगों को पता है आपकी क्लासेस कम लग रही है, डेफिनेट सी बात है, हम उसको इंक्रीज करने की कोशिश भी करेंगे, बट सिलेबस को एक साथ इकट्ठा करने पर आपके लिए बहुत बर्डन हो जाएगा। अभी नोटबुक अपने पास रखिए, जो रिएक्शन लिख रहा हूँ ना, नीचे वाली चीज तो मैं आपको भेज दूंगा, है ना, नोट्स में आपके पास आ जाएगी जो लिखी हुई है, बट जो रिएक्शन लिख रहा हूँ अभी के अभी लिखिए, और मैंने जो करवाया है वो उसे अभी इसी टाइम याद करने की कोशिश कीजिए।
और लेक्चर खत्म होने के बाद दोबारा एक बार रिवाइज करके फिर खुद बिना देखे दोबारा लिख के देखना। 2 बार अगर लिख लिया तो ऑर्गेनिक आसान लगेगी थोड़ी बहुत, कम से कम 3 बार प्रैक्टिस होनी चाहिए, तीसरी बार तब जब नेक्स्ट क्लास लग रही हो तो वो रिवाइज करके आइए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं बेटा तो कोई इलाज नहीं है ऑर्गेनिक का, कोई गेस भी नहीं होता ऑर्गेनिक में। अगर आप ये कहो ना सर कौन सी रिएक्शन आएगी, कोई भी आ सकती है। और अगर मान लो मैं थोड़ा बहुत गेस दे भी दूं तो पेपर के अंदर ना उस गेस के बेस पर आप वो रिएक्शन ही नहीं फाइंड आउट कर सकोगे ये वही वाली रिएक्शन है क्या। नेम रिएक्शन होगी लेकिन आपको वो रिएक्टेंट चेंज करके दे देगा और आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होने वाला। एक बार अभी कीजिए, लेक्चर खत्म होते ही दोबारा उसको लिख के देखिए, हैंड रिटन, हाथ से लिखना है, सिर्फ याद करने से काम नहीं चलेगा, याद करके लिखिए जरूर। और तीसरी बार मत लिखिएगा, भले ही तीसरी बार सिर्फ रिवाइज कर सकते हैं, लेक्चर खत्म शुरू होने से पहले जस्ट एक बार नजर लगा लीजिए। इतना कम से कम डेली जरूर कीजिए, वरना इसका कोई फायदा नहीं। तो अभी साथ के साथ रिएक्शन लिख के देख लो, याद हो जाएगा, बहुत आसानी से याद होगा। तो एक सर क्लोरीन जुड़ गई। हाँ बेटा। सर हम इधर अल्फा हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं ना मार्कोनिकॉफ वाले में, कि ग्रुप वहां पे लगेगा जहाँ पे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे। हमें इसको नहीं देखना है अल्फा बीटा को, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा भी हो। डबल बॉन्ड, वैसे तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है पता है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, ये जो ग्रुप लगा उससे नेक्स्ट कार्बन ये होता है अल्फा कार्बन। यस सर। तो नहीं सर, इसके मतलब तुम हाइड्रोजन अल्फा कितने कर लो। हाइड्रोजन। हाँ तो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन है, तो उसके साथ जो हाइड्रोजन लगेगा वो अल्फा हाइड्रोजन होता है ना। बट कई बार हम डबल बॉन्ड के ऊपर वाले को भी अल्फा बोल सकते हैं, तो आप उस हिसाब से बोल सकते हो कि हाँ अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे। वो देखने का नजरिया बेटा, मैं ऐसे नहीं देखता हूँ इसे अल्फा हाइड्रोजन के हिसाब से, ठीक है। बट आप ऐसा देख सकते हैं कि ठीक है ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, इससे नेक्स्ट वाला बीटा कार्बन है, उससे नेक्स्ट जो होगा बीटा कार्बन होगा। तो ऑब्वियस है यहाँ नंबर ऑफ कार्बन की चेन अलग अलग है, तो जिस कार्बन के पास, मतलब सिंपल याद करने का तरीका तो ये कि जहां पर ट्रिपल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है उसके बाद में इन दोनों कार्बन में से जिस कार्बन के पास, जहां डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है उस कार्बन के साथ ग्रुप जाएगा। बस ये याद रखना, ठीक है। बाकी आप अपने तरीके से याद रखना चाहो, अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास कम है उसके ऊपर ग्रुप जाएगा, ये भी तरीका ठीक है, ठीक है। वो चॉइस इज योर्स। तब क्लियर है। आपने एंटी मार्कोनिकॉफ की डेफिनेशन लिख रखी है इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई थी। नीचे मत पढ़ो ना बेटा, जो करवा रहा हूँ सिर्फ पहले ये रिएक्शन लिखो, ठीक है। यस सर। उसका उसका फिर मैकेनिज्म बताऊंगा। मतलब जिसके पास मार्कोनिकोफ, यूं समझो इसे याद रखने का तरीका पता क्या है, दोनों में कंफ्यूजन होती है। मैं ये मानता हूँ मार्कोनिकोफ अच्छा आदमी था, अच्छा आदमी था मतलब वो उसका साथ देता है जिसके पास में कम हाइड्रोजन है, समझ गए। तो ग्रुप उसके साथ जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, बस सिंपल। और एंटी मार्कोनिकोफ मार्कोनिकोफ का उल्टा है, उल्टा, बस इतना सा याद रखना तो रिवर्स हो जाएगा। तो एंटी मार्कोनिकोफ रूल देखो भी क्या होता है। और पर ऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं इसे, पर ऑक्साइड इफेक्ट या क्रॉस इफेक्ट भी बोलते हैं, ये तीनों नाम एक ही हैं। पर ऑक्साइड इफेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम कैटलिस्ट लगाएंगे पर ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट काम करेगा, ठीक है। पर ऑक्साइड क्या होता है वो भी बताऊंगा क्या होता है, लेकिन फिलहाल याद रखिए कि पर ऑक्साइड हम इसमें लगाएंगे, पर ऑक्साइड के बिना ये होता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, या इसका नाम है खराश रूल, ठीक है। खराश रूल इफेक्ट या खराश इफेक्ट कह सकते हैं। एंटी मार्कोनिफ क्या होता है, ग्रुप विल बी एडेड टू द कार्बन विच हैज मोर हाइड्रोजन, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास जाएगा, डबल बॉन्ड में या ट्रिपल बॉन्ड में। यस, क्लियर है बेटा ये सब चीजें। जी सर। आगे बढ़ते हैं, आप देखो जरा फिर, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, अब यहाँ आपको सीधा नजर आएगा कि एंटी मार्कोनिफ क्या कहता है। तो ये देखो, ये भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, एल्काइन नहीं है ये, ट्रिपल बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड, HBr। अब एक और चीज बता देता हूँ, ओनली HBr है जो एंटी मार्कोनिकोफ रूल दिखाता है, ओनली HBr, ओनली। व्हाई दिस इज ओनली, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए सिर्फ आपको याद रखना कि सिर्फ HBr ऐसा करेगा। तो ये देखो डबल बॉन्ड है दोनों कार्बन के बीच में, ब्रोमीन है, ब्रोमीन कहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड मैंने तोड़ दिया तो दोनों कार्बन की वैलेंसी एक एक कम हो गई, तो ब्रोमीन कहाँ जाएगा, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, ब्रोमीन विल बी अटैक्ड हियर एंड हाइड्रोजन विल बी अटैक्ड हियर। क्लियर है। तो यहाँ देखो, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये CH2 की जगह आप इसे यहाँ हाइड्रोजन मान सकते हैं, यहाँ ब्रोमीन जुड़ गया, ये दोनों जुड़ गए, दैट्स इट। यस, क्लियर है ये। और ये एंटी मार्कोनिफ लिखा हुआ है। हाँ जी, सबको क्लियर है ये बात, सिंपल स्ट्रेट। अब आगे बढ़ते हैं। देखो बीच में यहाँ पर ये भी लगा हुआ है, ये क्या है, ये है पर ऑक्साइड। अब इसका मैकेनिज्म करेंगे हम। मैकेनिज्म पहले, इससे पहले किस किस बच्चे ने कर रखे हैं, कोई मेरे को थोड़ा सा गैस देगा, किस किस बच्चे ने मैकेनिज्म पहले थोड़े बहुत पढ़ रखे हैं। यस, एनीवन हैव, हेलो गाइस, आर यू देयर। यस सर। ठीक है, मैकेनिज्म पढ़ रखे हैं बेटा आप लोगों ने। नहीं।
नहीं पढ़े हुए कभी भी, चलो ठीक है। तो फिर नोटबुक और पेन मेरे साथ उठा लो भाई, बहुत जरूरी है, वरना मैकेनिज्म दिमाग को साफ कर देंगे। ठीक है, और एक बार आप 5 मैकेनिज्म याद कर लीजिए, दिमाग में घुसा लीजिए, छठा मैकेनिज्म खुद बना लोगे। इतना प्रैक्टिस हो जाती है, मतलब खुद बनाने का मतलब ये नहीं कि आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा, लिख के नहीं देखना पड़ेगा, बट बहुत आसान हो जाएगा, देखते ही पहचान जाओगे कि इसमें क्या करना है। ठीक है, तो देखो भाई ये होता क्या है, ये है हमारा परऑक्साइड। अब सबसे पहले परऑक्साइड को डिफाइन करते हैं कि परऑक्साइड क्या होता है। नीचे दिखा रखा है, इट इज गो थ्रू द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सबसे पहली बात, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाता है। फ्री रेडिकल क्या होता है वो बता देता हूं। मान लो कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, ठीक है, तो फ्री रेडिकल क्या होता है कि वो कहता है कि हाइड्रोजन, ये वाली हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन रख ले, ये वाली हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन रख ले। होमोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं इसे। होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब अलग। ठीक है, तो होमोलिटिक क्लीवेज यानी कि दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन बांट लिया, इस हाइड्रोजन के पास अपना है, इस हाइड्रोजन के पास अपना है, और दोनों अलग हो गए। ठीक है, ये होमोलिटिक क्लीवेज है। तो यहां पर हाइड्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज। दोनों में से किसी हाइड्रोजन पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन दोनों की वैलेंसी एम्प्टी है। वैलेंसी, वैलेंसी एम्प्टी है। ये बात समझ में आ रही होगी ना। तो ऐसी चीजों को बोलते हैं, और वन वैलेंसी एम्प्टी है तो इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, व्हाई दिस इज रेडिकल? रेडिकल का मतलब तो होता है उत्पाती आदमी, जो शरारती हो, उत्पाती हो, टिकता ना हो, है ना, उसको रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव। एच हाइड्रोजन का ऊपर एक इसकी वैलेंसी खाली है, अकेला हाइड्रोजन का एटम एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये आप अच्छे से जानते हैं। H2 एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये एग्जिस्ट नहीं करता तो ये किसी दूसरे के साथ छेड़खानी करेगा, कहेगा भाई मुझे जोड़ कैसे भी करके, वो रिएक्शन करवा देगा, किसी भी, इसको कोई भी वीक बॉन्ड मिला उसको तोड़ देगा। तो इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म समझ में आ गया भाई? फ्री जी सर। रेडिकल क्या होता है ना। अब मैं आपको बात बताता हूं, एक दूसरा मैकेनिज्म भी होता है, एच और एच। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, देखो पहले मैंने क्या किया था, हाफ हेड वाला एरो लगाया था, हाफ हेड, आधा एरो इधर है, आधा एरो इधर है, दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन बांट लिए थे, ये था होमोलिटिक सेम। और अब मैंने क्या किया है, दोनों के ऊपर फुल हेडेड एरो लगाया, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेके जा रहा है। तो यहां से अगर हम इसको अब देखें, दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेके जा रहा है, तो ये ऐसा होगा, इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक वो बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन के पास खुद के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक एक्स्ट्रा है, इसलिए नेगेटिव चार्ज। यस, ये बात क्लियर हो गई। इसको बोलते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज, यानी अलग अलग बंट गए इलेक्ट्रॉन। हेट्रोलिटिक, होमोलिटिक मतलब सेम, हेट्रोलिटिक मतलब अलग। यस गाइस, होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक क्लीवेज आपको समझ में आ गया होगा कि वो क्या होती है। ठीक है, ये +1 में आती है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, जितना करवाया उतना ही आता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता +1 में, सीधा ये। और ये बहुत रेयरली यूज होता है, बस नाम यूज होता है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा होमोलिटिक हेट्रोलिटिक क्या है। हाँ बेटा, सबको क्लियर है? जी सर। ठीक है, तो अब देखो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जब भी रेडिकल का नाम आएगा तो रेडिकल मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है। फ्री रेडिकल यानी एक अकेला इलेक्ट्रॉन किसी एटम के पास है और उसके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं है, यानी होमोलिटिक क्लीवेज वाला है वो। ठीक है, तो यहाँ, ठीक है, इसलिए मैंने वो एग्जांपल मिटो दिए हैं, रब कर दिया उसको। तो देखो ये होता है भाई बेंजोइल परऑक्साइड, बेंजीन लगा हुआ है, ठीक है, C6H5, और पर ऑक्साइड है C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब ये क्या है, इसको मैं यहां एक्सप्लेन करता हूँ। C6H5, ठीक है, या इसको चलो इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर आप सभी को पता है, इसमें से एक H को हटा के और उसने यहां पर कार्बन जोड़ा, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O है, फिर उसके साथ में ऑक्सीजन है, फिर दूसरा ऑक्सीजन है, फिर से कार्बन है, डबल बॉन्ड O है, और इस कार्बन के साथ फिर से बेंजीन जुड़ी हुई है। यस, ये स्ट्रक्चर समझ में आया? ये क्लियर हुआ किसी को यस सर। स्ट्रक्चर? बेंजोइल पेरोक्साइड क्या होता है, तो यहाँ सर। पर देखो, यस है सर। ना। तो ये क्या चीज है पता है, एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड कुछ ऐसा होता था, R C डबल बॉन्ड O, O O C डबल बॉन्ड O R, ये था एनहाइड्राइड का फॉर्मूला। एसिड एनहाइड्राइड में ऐसा कुछ होता था, RCOOR, लेकिन वो COOR में यहाँ एक ही ऑक्सीजन होता था, ऐसा ही था या कुछ और था? कार्बोक्सिलिक एसिड, R C सीता। डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पर भी एक OH होता था, और C डबल बॉन्ड O और R होता था। तो ये OH और OH मिलके वाटर निकाल देते थे और एक ऑक्सीजन बच जाता था, बीच में एक ऑक्सीजन होता था। तो R C डबल बॉन्ड O O
और एक ही ऑक्सीजन है और डबल बॉन्ड O और R, ये होता है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, दो कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर वाटर रिप्लेस कर दो, एनहाइड्राइड, बिना पानी वाला एनहाइड्राइड, विदाउट वाटर जो एसिड होता है उसको एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से +1 के आपके ग्रुप भी डिफाइन हो जाएंगे। तो एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप के अंदर अगर एक ऑक्सीजन और मिला दो, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा डाल दी हमने, तो वो हमारे पास बेंजोइल, वो पर ऑक्साइड बन जाएगा। व्हाई दिस इज पर ऑक्साइड? पर ऑक्साइड क्या होता है, किसी को पता है पर ऑक्साइड की डेफिनेशन? जिसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी हाफ होती है या हाँ ऐसा कह -1। सकते हैं, देखो ऐसा कह सकते हैं, देखो जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होता है ना किसी भी चीज में, किसी भी चीज में ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको पर ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे कि बहुत सिंपलेस्ट एग्जांपल जो हमेशा आपको याद होता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। यस गाइस, याद है? पर ऑक्साइड, इसका नाम ही हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, सबको याद होता है। उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड जरूर मिलेगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन में जहां पर भी सिंगल बॉन्ड हो, पक्का हो, तो वहां दोनों ऑक्सीजन की वैलेंसी ना एक वैलेंसी कम हो जाती है। तो ये सिर्फ 1 नेगेटिव दिखाता है, 1 नेगेटिव, नॉट हाफ बेटा, 1 नेगेटिव। 2 नेगेटिव जनरली ऑक्सीजन की ऑक्सीडेंट स्टेट होती है, तो 1 नेगेटिव दिखाता है। ठीक है, चैप्टर कौन सा बेटा? ये हेलो एल्केन हेलो एरिन्स करवा रहे हैं, चैप्टर नंबर 10 है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, ऑर्गेनिक का। तो यानी H2O2 के बारे में सबको पता होता है, ये पेरोक्साइड होता है, तो पेरोक्साइड जो है वो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड दैट इज। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बेंजोइल पेरोक्साइड लिया है। ठीक है, तो ये भाई बेंजोइल पेरोक्साइड है। अब आपको इसका नाम याद होना चाहिए, बेंजोइल पेरोक्साइड, इतना और इतना। ये था बेंजोइल पेरोक्साइड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड था। तो देखो इनिशिएट कर रहे हैं हम मैकेनिज्म की, कैसे बनेगा एंटी मार्कोनिफ रूल। एंटी मार्कोनिफ मतलब वो एंटी है मार्कोनिकोव का, अच्छा आदमी नहीं है, वो उसके साथ जाएगा जो पहले से फुलफिल्ड है, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो कैसे जाएगा, अब उसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये हाफ हेडेड एरो आपको नजर आ रहे होंगे, यानी ये दो ऐसे दो मोलिक्यूल आपस में अलग हो जाते हैं। तो ये बीच में देखो दो इलेक्ट्रॉन्स थे, दोनों ने अपने अपने बांट लिए। मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो कर रखा है। यस, क्लियर है सबको? तो ये दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन बांट लिया और ये आ गया। हाँ भाई, यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। इसको नोटबुक पे अपने साथ मेरे साथ बना लेना, बहुत फायदे में रहोगे आप लोग, सीधा समझ में आएगा। अब ये क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिप्लेस कर देता है। ये बता देता हूँ कि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिप्लेस कर देगा और बेंजीन का फ्री रेडिकल बनेगा। कैसे बना, अब ये देख लो। यानी याद करने लायक बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज करेगा। वो कैसे करेगा, तो देखो मैंने यहाँ पर, मैं फिर से इसको मार्क करके दिखाता हूँ। C5 ये था, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन है, डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन था ना, एक इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था तो ये अपने पास ही रखता है, ये पहले भी इसी के पास था। और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का था तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐसा हो गया तो देखो क्या होने वाला है, C6H5। तो ये जो इलेक्ट्रॉन था जो बॉन्ड बना हुआ था यहीं रह गया, और ये C डबल बॉन्ड O वाला इसके साथ जो यहाँ कार्बन था वो इलेक्ट्रॉन था वो इधर आ गया, है ना। और ऑक्सीजन के पास में यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, CO2। CO2 निकल गई यहां से और ये हमारे पास बेंजीन का फ्री रेडिकल बच गया। तो यहाँ वही हो रहा है, अगर आप ये देखो मैकेनिज्म में कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन का है, इसी कार्बन का है, ये इसी ऑक्सीजन का है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, बट ये बॉन्ड यहाँ से तोड़ देता है। ये वाला बॉन्ड टूटेगा क्योंकि ये ऑक्सीजन इसको कंपेल करेगा, इस ऑक्सीजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, फिर से देखिए इस ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, और ये कार्बन का ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके कहेगा मेरे साथ बॉन्ड बना, तो कार्बन उसने उसके साथ बॉन्ड बनाया। तो इस CO2 को हम ऐसा दिखा सकते हैं, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड टूट गया तो ये फ्री रेडिकल ये बच गया। यस, 3 एरो घुमा रखे हैं, सबको क्लियर है? ये कार्बन डाइऑक्साइड अलग होगी और हमें बेंजीन का फ्री रेडिकल बनाना है। बेंजोइल पेरोक्साइड से बेंजीन का फ्री रेडिकल बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करना है। क्लीवेज अब आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन कैसे कैसे टूटेगा। यस गाइस, क्लियर है बेटा ये सबको? सर जो आपने बना रखा है वो बेंजीन का फ्री रेडिकल है ना? हाँ, ये बेंजीन का फ्री रेडिकल है। बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटा दी, मतलब लास्ट में जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसा होगा कि आप इसे बेंजीन मान लीजिए, और बेंजीन के पास में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं। बट यहाँ से मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटा दिया और अब ये फ्री रेडिकल बन गया। यानी यहाँ इसके साथ एक हाइड्रोजन लगी हुई थी तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चली गई, ये हाइड्रोजन यहाँ से चली गई, अपना इलेक्ट्रॉन भी ले गई, तो ये बेंजीन का फ्री रेडिकल बन गया। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ बनेगा। यस, क्लियर है? यही रेडिकल अब हमारा काम करेगा, इसलिए एंटी मार्कोनिफ रूल में बेंजोइल पेरोक्साइड जरूर होना चाहिए। इसका फॉर्मूला देखो क्या लिख रखा है, C6H5COO ट्वाइस, 2 बार COO, और C6H5COO है 2 बार, यानी कि टोटल 4 ऑक्सीजन मिलेंगी। तो एक ऑक्सीजन ये रही, एक ये रही और 2 बीच में है, 4 ऑक्सीजन है इसके पास में।
तो इस तरह से ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, सिंपल है, अगर आप मैकेनिज्म देखते हो तो बहुत सिंपली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो बेंजीन का फ्री रेडिकल बना लिया, यहां तक किसी को दिक्कत है कोई? यस, एनीवन क्लियर हैव है सर। मैकेनिज्म? क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो देखिए नेक्स्ट, अब हमने क्या करना है, हमें HBr का अटैक करवाना है। कैसे? यहाँ HBr है, ये देख लो, HBr जुड़ेगा, मैंने कहा था सिर्फ HBr ही ऐसा करता है, एंटी मार्कोनी 4 कोई नहीं दिखाता, उसका रीजन भी बताऊंगा और कोई क्यों नहीं दिखाता, वो आगे आएगा। तो यहाँ देखो HBr को बेंजीन का फ्री रेडिकल क्या करेगा, वो हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये जो हाइड्रोजन का पास यहाँ इलेक्ट्रॉन था, ये हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेके और बेंजीन के पास, यानी ये बन गया बेंजीन, बेंजीन ने हाइड्रोजन को ले लिया, बट हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन के साथ गया था HBr के अंदर, वो ऐसा नहीं हुआ था कि H पॉजिटिव और Br नेगेटिव अलग हो गया हो। अब एक चीज याद रखना, H पॉजिटिव Br नेगेटिव का मतलब क्या है, HCl से भी ज्यादा एसिडिक होता है, ज्यादा एसिडिक होता है HBr, और इसका मतलब H पॉजिटिव आयन आसानी से रिलीज कर सकता है। तो H पॉजिटिव आयन आसानी से रिलीज कर सकता है, फिर भी हमने इससे H नहीं लिया, H पॉजिटिव नहीं लिया, बल्कि H का फ्री रेडिकल और बेंजीन का फ्री रेडिकल और ब्रोमीन का फ्री रेडिकल लिया। यानी हमने क्या किया, बेंजीन ने ये हेल्प की कि ब्रोमीन नेगेटिव अलग नहीं होगा, बल्कि ब्रोमीन विद फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन विद फ्री रेडिकल अलग होगा, और हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल जो है वो बेंजीन के फ्री रेडिकल के साथ मिलके, देखो अब ये क्या होने वाला है, C6H5, बेंजीन के पास यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास में भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने बॉन्ड बना लिया, बन गई पूरी बेंजीन। तो यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ एक फ्री रेडिकल बचा होता है, इसके साथ ये फ्री रेडिकल हाइड्रोजन आ गया, दोनों ने बॉन्ड बना लिया, बस बन गई बात, तो ये पूरा बेंजीन बन गया। यस, ये बात समझ में आ गई बेटा, क्या हुआ यहाँ पर? सर HBr का होमोलिटिक क्लीवेज बेंजीन की वजह से हुआ, फ्री जी, रेडिकल बेंजीन। हाँ यही तो करेगी, क्योंकि ये हाइड्रोजन को छीन रही है, इससे सिर्फ हाइड्रोजन चाहिए, और वो भी इलेक्ट्रॉन के साथ चाहिए, इलेक्ट्रॉन के बिना नहीं। तो ये हाइड्रोजन को कोई बोलेगी कि अपने इलेक्ट्रॉन के साथ मेरे साथ आ, और मैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाऊंगा ब्रोमीन से भी ज्यादा, क्योंकि ब्रोमीन क्या करता है, उसका इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ में इसके साथ जुड़ जाता है और ब्रोमीन फ्री हो जाता है, ब्रोमीन का फ्री रेडिकल बनाना था, बस ये बन गया, समझ लेना हमारा मैकेनिज्म अब आ गया। तो क्या किया है फिर से बता देता हूँ, इसको जरूर याद रखना कि हम स्टार्ट कहां से कर रहे थे। हमने बेंजोइल पेरोक्साइड लिया, बेंजोइल पेरोक्साइड से हमने बेंजोइल पेरोक्साइड का एक फ्री रेडिकल बनाया, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड अलग करके बेंजीन का फ्री रेडिकल बनाया, बेंजीन के फ्री रेडिकल ने ब्रोमीन का फ्री रेडिकल बनाया। ठीक है, कैसे बना वो प्रोसेस आपको लर्न करनी है। अब ब्रोमीन का फ्री रेडिकल हम उठाएंगे, ठीक है, और हमारा जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन था इसके साथ अब हम रिएक्शन करवाएंगे। तो बेंजीन का फ्री रेडिकल क्या करेगा, डबल बॉन्ड के साथ में रिएक्शन करेगा, और डबल बॉन्ड में से देखो एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल हेडेड एरो है, याद रख लेना, आधा एरो लगा रखा है, ऐसे करके ऐसे लगाया हुआ मैंने, ऐसे और ऐसे, अगर डबल हेडेड हो तो वो ऐसे और ऐसे होता है, तो सिंगल हेडेड एरो है, ध्यान दोगे आप लोग, तो यहाँ सिंगल हेडेड एरो क्या करेगा, वो इस इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा। ठीक है, यानी क्या हुआ, आप इसे ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो बॉन्ड है टूट गया, तो इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन रख लिया, इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन रख लिया, दोनों ने अपने अपने कार्बन बांट लिया, और ये जो फ्री का इलेक्ट्रॉन था, ये फ्री रेडिकल ऑफ बेंजीन के ब्रोमीन के साथ में बॉन्ड बनाता है, यानी यहां पर जुड़ गया ब्रोमीन सीधा। यस, ये समझ में आया बेटा, ब्रोमीन कैसे जुड़ा, तो ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ गया, कोई चार्ज वार्ज नहीं है, बट इस कार्बन का ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये यहाँ इस कार्बन के ऊपर अभी भी है, ये यहाँ पर अभी भी है। क्लियर है, ये सर पॉइंट बट क्लियर है डबल सब? बॉन्ड को सर। तोड़ने में यस मुश्किल सर। नहीं होगी थोड़ी? बेटा फ्री रेडिकल मैंने बताया हाईली रिएक्टिव स्पीसीज है, कैसे कैसे तोड़ने मुश्किल, ये भी तो पावरफुल बंदा है, समझ गए। और डबल बॉन्ड यहाँ पे वैसे नहीं तोड़ा जा रहा, एक चीज बता देता हूँ, आपको लगेगी सिंगल बॉन्ड पे अटैक क्यों नहीं कर रहा, देखो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है तो वो स्ट्रॉन्गर होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो मोर स्ट्रॉन्गर होता है, लेकिन ये स्ट्रॉन्गर कैसे होते हैं पता है? चलो इससे कैसे? एक कहानी याद बताता हूँ आपको। एक मंत्री था, ठीक है, तो राजा को गुस्सा आया, राजा को गुस्सा आया, ठीक है, राजा ने मंत्री को थप्पड़ मारा, मंत्री ने जाके अपने बच्चे को थप्पड़ मारा, बच्चे ने जाके, वो कहते हैं कि एक झाड़ में डंडा घुमाया, झाड़ से एक वो निकला, क्या बोलते हैं, मच्छर, और मच्छर जाके बैठा रानी के मुंह पे, ठीक है, और रानी के मुंह पर मच्छर बैठा, तो रानी ने अपने आप को थप्पड़ मारा, राजा हंसने लग गया, और राजा के मुंह पर फिर रानी ने खींच के थप्पड़ मार दिया। ठीक है, अब देखो हस्बैंड वाइफ से डरता है, बट हस्बैंड जो है उससे पूरा देश डरता है, समझ रहे हो, तो ताकतवर कौन हुआ, वाइफ इज मोर वाइफ। पावरफुल। लेकिन क्या आपको लगता है कि वाइफ से पूरा देश डरता है? वाइफ से तो पूरा देश नहीं डरता, डरता तो आदमी से है,
वही कॉन्सेप्ट यहां पर लग रहा है। वाइफ पावरफुल नहीं है, राजा की रानी पावरफुल नहीं है, समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट वही है, बट राजा की रानी राजा से पावरफुल है। सर इंडियन क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम में भी यही समीकरण रहता है वर्ल्ड कप में। हाँ बस कुछ वैसा लगा सकते हो, समझ गए। हाँ तो मतलब वही वही चीज बिल्कुल। तो यहां पर भी वही है कि रानी जो है वो राजा को थप्पड़ मार सकती है क्योंकि उसका हस्बैंड है, बट राजा को कोई दूसरा बंदा थप्पड़ नहीं मार सकता, उतनी हिम्मत नहीं है किसी की भी। और राजा जो है वो रानी को थप्पड़ नहीं मार सकता, लेकिन राजा अपने मंत्री को थप्पड़ मार सकता है। रानी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मंत्री को थप्पड़ मार सके, समझ गए। तो ये कुछ ऐसा सा सीन होता है। तो यहां पर वही है कि डबल बॉन्ड को अगर आप आग लगाओगे ना, इफ यू आर यूजिंग द फायर, तो डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना फायर से और भी मुश्किल है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी कम होती है, डबल की ज्यादा, ट्रिपल की और भी ज्यादा। बट अगर आप रीएजेंट का अटैक करवाओगे, अगर आपने बीच में रानी डाल दी, अभी राजा पिघल जाएगा, अब ये कुछ नहीं कर सकता। तो वो रानी क्या है, तो वो रानी देखो क्या काम करती है। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का मतलब आपको पता होगा कि क्या होता है। ये डबल बॉन्ड ऐसा होता है, ऐसा होता है ना, ऐसे पेयरिंग होती है। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है यहाँ घूम रहे हैं या यहाँ घूम रहे हैं, कभी ऊपर घूमते हैं कभी नीचे घूमते हैं, वो सेंटर में नहीं है। बट ये जो सिंगल बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा सेंटर में घूमते हैं। तो H पॉजिटिव आयन यहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से छीन सकता है, सेंटर में नहीं जा सकता वो, समझ रहे हो। H पॉजिटिव आयन की इतनी हिम्मत नहीं कि सेंटर में जा सके, वो राजा को हाथ नहीं लगा सकता। बट रानी की हिम्मत है कि वो राजा को हाथ लगा सकती है। तो ये वैसा कुछ कॉन्सेप्ट बनता है। तो यहाँ पर H पॉजिटिव आयन के लिए बहुत आसान है कि वो बाहर से ही इलेक्ट्रॉन छीन ले, एज कंपेयर टू वो अंदर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है और H पॉजिटिव आयन आएगा तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है, ये नहीं टूटेंगे। बट कार्बन कार्बन में अगर डबल बॉन्ड है और H पॉजिटिव आयन आता है तो डबल बॉन्ड बहुत आसानी से H पॉजिटिव ले जाता है, क्योंकि वो बाहर घूम रहा है, अंदर नहीं है, वो महल के अंदर नहीं है, वो महल के बाहर है। यस, समझ में आ गया बेटा। दैट इज द रीजन कि डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ट्रिपल बॉन्ड और भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर रीएजेंट का अटैक करवाना, पॉजिटिव आयन का अटैक करवा के और इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है। इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब बॉन्ड टूट गया। दैट इज वाई ब्रोमीन भी ऐसा करता है। फ्री रेडिकल और पॉजिटिव चार्ज दोनों चीजें, देखो मैं क्या कह रहा हूं, फ्री रेडिकल यानी H के ऊपर फ्री रेडिकल है या फिर H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग होते हैं। व्हाट आई एम सेइंग, इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, डोनेट नहीं करना चाहते इनमें से कोई भी। ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं फ्री रेडिकल, जो अकेला इलेक्ट्रॉन होता है जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, उसकी वैलेंसी 1 खाली होती है, उसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। और वो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इन नेचर होता है, वो भी इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। H पॉजिटिव भी इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, और किससे मिलेंगे, डबल बॉन्ड से आसानी से मिलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड से और आसानी से मिलेंगे, है ना। हालांकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड मजबूत होते हैं, ठीक है, लेकिन वो थर्मली स्ट्रॉन्ग है, केमिकली तो स्ट्रॉन्ग नहीं है। केमिकली तो सिंगल बॉन्ड ही स्ट्रॉन्ग है, किसी को आग लगा के डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, बट केमिकली डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना आसान है, और थर्मली डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। जबकि सिंगल बॉन्ड को थर्मली आसानी से तोड़ा जा सकता है, बट केमिकली आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। यस, क्लियर हो गया बेटा ये, अच्छे से सर। है ना। दैट्स इट। तो यहाँ देखो, अब ब्रोमीन जो है वो डबल बॉन्ड को इजीली एक इलेक्ट्रॉन ले जाती है यहाँ से, क्योंकि इसने सिंगल बॉन्ड पर इसलिए अटैक नहीं किया। दिस इज टिपिकल टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिंगल बॉन्ड एज कंपेयर टू द डबल बॉन्ड। दैट्स व्हाई ब्रोमीन इज अटैकिंग ऑन द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड पर सबसे पहले अटैक करेगी, सिंगल पर नहीं करने वाली है। तो डबल बॉन्ड से ब्रोमीन यहाँ पर जुड़ गया, अब ये बीच में बन गया। अब हम कहें कि भाई ये भी तो हो सकता था ना कि ब्रोमीन इधर वाला इलेक्ट्रॉन लेके और यहाँ पे चिपक जाती और फ्री रेडिकल यहाँ पे बन जाता, ऐसा हो सकता था, बिल्कुल हो सकता है ना, एंटी मार्कोनी। है ना। ये मार्कोनिफ होता बेटा, एंटी नहीं, ये मार्कोनिफ होता। हम एंटी कर रहे हैं, एंटी मार्कोनिफ रूल कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता था, इधर ही क्यों बना, तो इसका रीजन है 2 डिग्री फ्री रेडिकल जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। यानी 1 डिग्री बन सकता था, ऐसा बन सकता था कि यहाँ CH के साथ में यहाँ ब्रोमीन लग जाता और ये CH, और इस तरफ CH2 पर फ्री रेडिकल रह जाता, ये ऐसा हो सकता था। तो ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल होता, 1 डिग्री वाला ज्यादा अनस्टेबल है। क्यों, देखो मैंने बोला फ्री रेडिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग। तो देखो इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला सिर्फ ये कार्बन और हाइड्रोजन है, ये इस तरफ ऐसे इंडक्टिव इफेक्ट, ये ऐसा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। समझ रहे हो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी की, कोई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बैठा तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, उसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि कार्बन जो है वो इससे इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, छीनने की कोशिश कर रहा है, एक ही कार्बन है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। 2 डिग्री वाला, ये वाला क्या है, ये इधर से भी इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, दूसरे वाले से भी इलेक्ट्रॉन छीन रहा है। तो दोनों से हल्के हल्के, मतलब ये दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा।
इसलिए ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसको थोड़े से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज्यादा मिल जाएंगे एज कंपेयर टू 1 डिग्री। 1 डिग्री भी बनता है, 1 डिग्री भी बनता है, लेकिन वो कंपैरेटिवली बहुत कम बनता है, 5% 10% मैक्सिमम। लेकिन 2 डिग्री कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा बनता है, इसलिए ये 2 डिग्री ही बनेगा, क्योंकि ब्रोमीन हमेशा बाहर ही अटैक करेगी, अंदर वाला कार्बन ही अनस्टेबल होगा, अंदर वाला कार्बन सेफ है। आप सिंपली ये समझ सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट नहीं भी आता कोई परवाह नहीं है, अंदर वाला कार्बन ज्यादा सेफ है बाहर वाले के मुकाबले, बस ये याद कर लीजिए, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर हो गया भाई ये क्या हुआ? सर हाँ जी। बट इससे पहले जो भी आया था आपने कहा था कि जो ब्रोमीन है वो एंटी मार्कोनिकॉफ दिखाता है, हम्म, तो सर उसके हिसाब से तो एंटी वाला ही तो कर रहे हैं बेटा आप, हम एंटी मार्कोनिफ का मैकेनिज्म कर रहे हैं, व्हाई यू आर कंफ्यूजिंग इन दैट? एंटी मार्कोनिफ इसी का मैकेनिज्म कर रहे हैं, हाँ और सर। यही एचबीआर के अंदर यही बीआर चल रहा है बेटा, यही चल रहा है सेम। सर एक बार ये ब्रोमीन वाला बता देंगे थोड़ा? ब्रोमीन अकेला एंटी मार्कोनिफ रूल को फॉलो करता है, वो आगे आएगा बेटा, वो आगे आएगा कि सिर्फ ब्रोमीन ही ऐसा क्यों करता है, बाकी कोई नहीं करता। HCl नहीं करता, HF नहीं करता, HI भी नहीं करता, सिर्फ ब्रोमीन ही एंटी मार्कोनिफ रूल को फॉलो करता है। अब मैं ये कहूं कि यहां पर मैंने HI ले लिया होता तो ठीक है, तो क्या ये सेम प्रोसेस होती? नहीं होती। क्यों नहीं होती उसका रीजन हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है, अभी के लिए यस सिर्फ ये सर। याद रखो, ब्रोमीन। यस सर। ठीक है, तो मोर स्टेबल 2 डिग्री, 2 डिग्री मोर स्टेबल। अब देखो हमें सिर्फ ये कैटलिस्ट का काम कर रहा था, एक ही चाहिए था, एक बन गया, फ्री रेडिकल इसका खत्म हुआ, उसके बाद दूसरा, अब देखो ये ऑलरेडी फ्री रेडिकल है, तो ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, अब HBr के का एक नया मॉलिक्यूल HBr का, उसमें से H को ले लेगा, H यहाँ पे जुड़ गया, ब्रोमीन जुड़ गया भाई, कहां पर जुड़ा? कॉर्नर पे, जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन थे उसके साथ ब्रोमीन जुड़ा है, एंटी मार्कोनिफ हो गया, और फिर से एक नया ब्रोमीन का नया रेडिकल आ गया। यस, ये क्लियर हुआ, फिर से नया बन गया, लेकिन अब नया बनाने के लिए हमें बेंजोइल पेरोक्साइड की जरूरत नहीं थी, अब ये खुद अपने आप बनाएगा, क्योंकि इसका 2 डिग्री फ्री रेडिकल हम बना चुके हैं। एल्कीन का 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनने के बाद अब हमें फ्री रेडिकल की जरूरत नहीं है। यस, क्लियर है बेटा, अब वो खुद फ्री रेडिकल HBr को तोड़ता जाएगा, बनता जाएगा। अब फिर से ब्रोमीन का फिर से फ्री रेडिकल आ गया, तो फिर से फ्री रेडिकल यही वाली रिएक्शन करेगा, और फिर से एक नया फ्री रेडिकल बनेगा, वो फिर से ये वाली रिएक्शन करेगा, फिर से ये वाली रिएक्शन, एंड सो ऑन, और ये इस तरह से लूप में चलता रहेगा, और हमारे पास ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनता रहेगा, और प्लस ये वाला भी बनता रहेगा, हमारा मेन प्रोडक्ट बनता रहेगा। यस गाइज, ये समझ में आया? और इस स्टेप को बोलते हैं प्रोपेगेशन। ये अब चलने लग गया है, यानी मैकेनिज्म अब स्टार्ट हो चुका है। पहले था इनिशिएशन, शुरुआत किसने की? बेंजोइल पेरोक्साइड ने। ठीक है, शुरुआत हो गई, फ्री रेडिकल बन गया, अब प्रोपेगेट कर रहे हैं हम, यानी कि अब हम अपना मैकेनिज्म स्टार्ट कर रहे हैं, बन रहा है, अब सब कुछ हमारा प्रोडक्ट बनता जा रहा है, और लगातार ये बनता रहेगा। यस, क्लियर है ये दोनों स्टेप? सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर जो ब्रोमीन है ये मतलब CH2 वाले ग्रुप के साथ जुड़ गया, बट सर ये मतलब दूसरे वाले जो ग्रुप था जिसमें फ्री रेडिकल आ रहा था उस पर भी तो जुड़ सकता था। इस ऊपर वाले कार्बन के साथ, इसके नहीं साथ? नहीं सर, CH3CH वाले के साथ भी तो जुड़ सकता था। हाँ सर। हाँ, ये वाला CH यहाँ जुड़ सकता था, तो ये हाँ बताया ना हाँ मैंने, हाँ। टू डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो 2 डिग्री के अंदर जो कार्बन बनेगा उसको दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन का ग्रुप जहां पर भी होगा, यानी जो मिथाइल ग्रुप होता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो ये दो तरफ से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं इस CH को। बट अगर हम इसकी बजाय उल्टा करते कि यानी ब्रोमीन यहाँ, अगर ब्रोमीन में यहाँ जोड़ देता, जैसा कि इस ग्रुप के साथ मैंने ब्रोमीन जोड़ दी, तो ये वाला फ्री रेडिकल बन जाता है ना, CH2 वाला फ्री रेडिकल होता, और ये CHBr बन गया। तो अगर ये वाला फ्री रेडिकल बन जाता, तो इसको सिर्फ एक डायरेक्शन से ही इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, यानी ये अनस्टेबल है, तो ये अनस्टेबल है, तो ये फिर से ब्रोमीन का यहाँ से तोड़ लेगा बॉन्ड, और अपने पास यहाँ जोड़ लेगा वापस, यानी ये भी बनता है, बट ये 5% बनता है, और 95% यही बनता है। इसीलिए ये एंटी मार्कोनिफ है कि ब्रोमीन यहाँ कॉर्नर पे जुड़ेगा, क्योंकि 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है। That is why bromine will be attached here. Yes, clear हुआ ये? थैंक यू सर। ओके, देन आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये इसके बाद में HBr, फिर से वही प्रोसेस शुरू होगी। अब ये HBr से पहले क्या हुआ था, डबल बॉन्ड, यानी ये जो फ्री रेडिकल बन गया 2 डिग्री वाला, अब ये HBr से फिर से ब्रोमीन को फ्री रेडिकल कर मोलिक्यूल के साथ रिएक्शन करना, और फिर से नया फ्री रेडिकल सर बनाएगा, आपकी एंड सो वॉइस ऑन, ये ब्रेक हो रही प्रोसेस है। लगातार चलती रहेगी। वॉइस ब्रेक हो रही है, लेट मी चेक दैट। सर बाकी बीच किसी को भी में। वॉइस ब्रेक हो रही है बेटा? अभी सही है? यस सर। ठीक है सर।
ओके ओके, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये हो गया, ये प्रोपेगेशन का प्रोसेस था। अब टर्मिनेशन देखो कैसे होता है। लास्ट में हो सकता है कि ये ब्रोमीन का फ्री रेडिकल बच जाए। जब रिएक्शन बिल्कुल खत्म होने वाली, हमारे ये वाले मॉलिक्यूल खत्म हो गए, सपोज दैट ये लास्ट मॉलिक्यूल था जिसने HBr के साथ रिएक्शन करी, तो Br फ्री बच गया, ये हमारा मॉलिक्यूल बन गया। हो सकता है ये बच जाए, हो सकता है ये वाला बच जाए और हमारे पास HBr ही खत्म हो जाए, HBr नहीं है तो ये वाला फ्री रेडिकल बच जाएगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही होगी सबको, है ना? तो कुछ भी बच सकता है। तो यहां पर उन्हीं सभी प्रोबेबिलिटी को, हो सकता है कि 2 ब्रोमीन के फ्री रेडिकल बच जाए, या हो सकता है कि 2 इस तरह के मॉलिक्यूल बच जाए, एक फ्री रेडिकल, और ये तो हमारा मेन वाला प्रोडक्ट ही बनेगा। नहीं, ये मेन वाला नहीं है, यानी ब्रोमीन यहाँ जुड़ चुका है और HBr नहीं है मेरे पास, सिर्फ Br फ्री रेडिकल है, तो Br यहाँ पे जुड़ेगा, तो 2 Br ऐसे जुड़ सकते हैं, या फिर 2 ऐसे ऐसे फ्री रेडिकल बच जाएं। सारी पॉसिबिलिटीज, जितना भी जो भी कुछ बच सकता है, पीछे वाली दोनों रिएक्शंस में कुछ भी, ये ब्रोमीन अकेला बच सकता है, ये वाले 2 मॉलिक्यूल अकेले बच सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से आप किसी को भी ऐसा बचा सकते हैं, ये 2 मॉलिक्यूल, ये 2, ये भी 2 हो सकते हैं, ये भी 2 हो सकते हैं, हो सकता है ये एक हो और एक ब्रोमीन हो, ठीक है? हो सकता है कि कोई और भी दूसरा हो, तो मतलब जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी पॉसिबिलिटीज आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो वो 3 ही बनेगी कि 2 ब्रोमीन के फ्री रेडिकल बच गए तो दोनों जुड़ जाएंगे, अगर 2 इसके फ्री रेडिकल बच गए ब्रोमीन की बजाय, हमारा जो मॉलिक्यूल बन रहा था, तो ये आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे। ये सिंगल बॉन्ड है भाई, ध्यान रख लेना, बहुत सिंपल करके मैंने इसे लिखा, तो ऐसा मत समझना कि इनके बीच में बॉन्ड नहीं है, ठीक है? और उसके बाद में हो सकता है कि एक ब्रोमीन का फ्री रेडिकल और एक हमारा ये वाला बीच वाला मैटर जो 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये बच जाए, तो यहाँ 2 ब्रोमीन लग जाएंगे, तीनों आपस में लास्ट में जुड़ जाएंगे, ये टर्मिनेट हो गया। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। लास्ट में, एंड में रिएक्शन ऐसे टर्मिनेट होगी। अब बात करते हैं एक्सेप्शनल यस बिहेवियर ऑफ, सर। okay, thank you. Exceptional behavior of HBr, peroxide effect is observed only in HBr. HBr में ही ऐसा क्यों होता है, अब इसकी बात करते हैं। तो यहाँ आपके सामने एक टेबल है, छोटी सी टेबल है, ध्यान से देखना इसे, ठीक है? क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। सबसे पहले HX था, HX को आप HF कह सकते हो, HF, HCl, HBr, HI, ठीक है? ये सारे के सारे, इसका मतलब हमने HX बोल सकते हैं, ये बात क्लियर है? HX बोल सकते हैं सबको, ठीक है? अब इसने क्या किया, हमें पता है कि Br का फ्री रेडिकल बनता था ना, Br का फ्री रेडिकल, ब्रोमीन का फ्री रेडिकल, तो आप इसे HX नेगेटिव को ब्रोमीन का फ्री रेडिकल मान लो, ठीक है? और ये क्या करता है, ब्रोमीन का फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड पर अटैक करता है। प्रोपेगेशन स्टेप में यही होता है, पहले तो कुछ और था, पेरोक्साइड ऐसा करता था, लेकिन बाद में ब्रोमीन का फ्री रेडिकल इसके ऊपर अटैक करेगा, तो क्या बनेगा, ये 2 डिग्री का फ्री रेडिकल बनाएगा, ठीक है? इसके बाद क्या हुआ, 2 डिग्री के फ्री रेडिकल के बनने के बाद ये 2 डिग्री का फ्री रेडिकल बन गया, और ये हमारे HX यानी कि HBr पे फिर से अटैक करेगा, ठीक है? और यहां फिर से H जोड़ लेगा अपने ऊपर, और X का यानी ब्रोमीन का फिर से फ्री रेडिकल बन जाएगा। यस, ये दोनों स्टेप समझ में आए? ये वाला स्टेप प्रोपेगेशन है, और ये वाला स्टेप जो है वो, ये भी प्रोपेगेशन का स्टेप है। ये बात सबको समझ में आई? जी सर। तो अब देखो क्या होता है, जब फ्लोरीन के साथ ऐसा करता हूं, मतलब जब HF ऐसा अटैक करता है, फ्लोरीन का फ्री रेडिकल होता है यहां पर, और फ्लोरीन का फ्री रेडिकल जब 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनाता है और फ्लोरीन यहां पर जुड़ता है, तो एनर्जी हमें मिलती है 209 किलो जूल। सेकेंड स्टेप होता है यही, यानी ये जो 2 डिग्री फ्री रेडिकल था, ये HF के ऊपर फिर से अटैक करेगा, तो हमारे पास फ्लोरीन का फ्री रेडिकल फिर से बनेगा, और ये हमारा मेन मॉलिक्यूल बन गया। तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है 159 किलो जूल पर मोल, ये फ्लोरीन के केस के लिए। जब ब्रोमीन के केस के लिए ऐसा करना होता है, तो देखो ब्रोमीन में 42 किलो जूल हमें मिल रही है, माइनस का मतलब हमें मिल रही है, ठीक है? और 37 किलो जूल हमें दोनों स्टेप में हमें एनर्जी मिलती है ब्रोमीन के केस में, जबकि बाकी केसेस में देखोगे तो एक स्टेप में हमें मिल रही है, एक स्टेप में हमें देनी पड़ रही है। फ्लोरीन में, क्लोरीन में भी सेम है, 101 हमें मिल रही है नेगेटिव, और 29 हमें देनी पड़ रही है। और आयोडीन के केस में 12 हमें देनी पड़ती, पहले हम डोनेट करेंगे फिर हमें मिलेगी दूसरे केस में। लेकिन सिर्फ ब्रोमीन के केस में ऐसा होता है कि दोनों जगह पर एनर्जी हमें ही मिलती है, भले ही ओवरऑल अमाउंट कुछ भी हो एनर्जी का, ओवरऑल अमाउंट हो सकता है हमें मिल रही हो एक्सोथर्मिक की बजाय रिएक्शन एक्सोथर्मिक को, मतलब हमें एनर्जी मिल रही हो, या एंडोथर्मिक को, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों केसेस में हमें मिल रही है, इसलिए ये स्टेप आसानी से हो जाते हैं। इसलिए ब्रोमीन जो है वो यही वही अकेली ऐसा करती है। तो आप अगर ये कहो कि ये एनर्जीज
हमें याद करनी है? नहीं। आप अगर ये टेबल, आपको टेबल याद करनी है तो फ्लोरीन के लिए यहाँ आप लिखो कि ये नेगेटिव है, यहाँ लिखो पॉजिटिव है। ठीक है, स्टेप आपको याद है ऑलरेडी, ये तो मैकेनिज्म वाले स्टेप हैं दोनों, है ना। तो इन दोनों स्टेप्स में यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, क्लोरीन के लिए नेगेटिव यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक है, ब्रोमीन के लिए लिखोगे तो दोनों में नेगेटिव है, और आयोडीन के लिए लिखोगे तो आयोडीन के लिए यहाँ पॉजिटिव है, दूसरी तरफ नेगेटिव है। बस इतना ही फर्क करना है। यस, क्लियर है बेटा? यानी आपको एनर्जीज याद नहीं करनी है, लेकिन ये स्टेप्स दिखाने हैं कि पहले स्टेप में जब फ्री रेडिकल कार्बन का 2 डिग्री फ्री रेडिकल बना था, उस स्टेप में हमें हर जगह पर सिर्फ आयोडीन को छोड़ के सभी हमें एनर्जी दे रहे हैं। दूसरे स्टेप में सबको हमें एनर्जी देनी पड़ती है, लेकिन ब्रोमीन में तो दोनों स्टेप्स के अंदर ही हमें एनर्जी मिल रही है। दैट इज वाई ब्रोमीन का ये स्टेप आसान होता है, दोनों स्टेप्स आसान होते हैं, दोनों केसेस में एक्सोथर्मिक होते हैं। बाकियों में कुछ एंडोथर्मिक कुछ एक्सोथर्मिक है, तो इसलिए रिएक्शन अचानक से उल्टा पुल्टा हो जाती, तो वो रिएक्शन नहीं हो पाती। दैट्स इट। इसलिए सिर्फ ब्रोमीन ही ऐसा करता, मतलब एंटी मार्कोनी रूल ओनली HBr दिखाएगा, ब्रोमीन दिखाएगा। यस, क्लियर है गाइस ये बात? सबको क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, तो अब आप ध्यान दीजिएगा, ये मैकेनिज्म आप सभी को आ जाना चाहिए। फ्री रेडिकल वाला मैकेनिज्म बहुत जगह पर काम आता है, हर जगह सेम रहेगा। जहां पर भी ये फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म रहेगा, हर जगह बिल्कुल डिट्टो ऐसा जाएगा, हल्का फुल्का फर्क मिलेगा। मतलब यही रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं होंगे, लेकिन हल्का फुल्का रिएक्टेंट प्रोडक्ट में फर्क, और बिल्कुल सेम चीज चलेगी बहुत आसानी से। इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं ये आसान हो जाएगा, बस सीधी सी बात। अगली स्लाइड देखते हैं भाई, सर एडिशन ऑफ हैलोजन। सर एक डाउट हाँ था। बेटा सर बोलो। मतलब जैसे आपने बताया कि एनर्जी रिलीज हो रही है ब्रोमीन वाले केस में, तो सर एनर्जी रिलीज होने का और ज्यादा वाले हाइड्रोजन ग्रुप की तरफ जाने के का मतलब इन दोनों में आपस में क्या लिंक है? देखो, एनर्जी रिलीज का लिंक वो बताता हूँ वो क्या है। ध्यान देना आप यहाँ पे, जब फ्री रेडिकल बनेगा, ये चीज देखो, जब फ्री रेडिकल बनेगा तो उसके बाद हमने क्या बात की है कि ये जो फ्री रेडिकल ब्रोमीन का बनता है, तो ये कहाँ लगेगा? ये टर्मिनल कार्बन पर लगेगा। क्यों? क्योंकि ये बीच वाले कार्बन को फ्री रेडिकल छोड़ेगा, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होता है। यस, क्लियर है ये बात? यस सर, ये तो यस सर। क्लियर है ना। तो यानी हमें 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनाना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब मैं HF का 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनाता हूं, ठीक है, तो HF के केस में देखो क्या है, आप इस टेबल के अंदर देखो, HF में फ्लोरीन से हमें एनर्जी मिलेगी, तो डेफिनेटली जब मैंने यहां पर इसका फ्री रेडिकल बनाया, ठीक है, तो मान लो फ्लोरीन का फ्री रेडिकल है, तो ये फ्री रेडिकल जब यहाँ अटैक करेगा और यहाँ जुड़ेगा फ्लोरीन, तो मुझे एनर्जी मिली, डेफिनेटली मुझे ये एनर्जी मिल गई, और ये वाला स्टेप तो बिल्कुल आसानी से हो गया, बिल्कुल सही हो गया। बट उसके बाद जब सेकंड स्टेप में यहां मैं HF जोड़ रहा हूं, तो H इसके साथ जुड़ गया, और फ्लोरीन का नेगेटिव फ्री रेडिकल बनेगा जब, अब मुझे क्या करना पड़ रहा है? इस स्टेप के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। देखो जरा, इस स्टेप में मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये यस स्टेप सर। बिना एनर्जी दिए पॉसिबल नहीं होगा। हालांकि हम देखें तो भाई पहले केस में 209 मिली थी, है ना, 209, और दूसरे केस के अंदर क्या मिल रही है? 159। तो लगभग कितना हो गया? 209 और 150, यानी कि 40 किलो जूल तो हमारे पास बच गई ना। ओवरऑल तो 40 किलो जूल हमें ही मिली। यही समझ में आ रहा है? यानी इसका अगर टोटल करता हूं तो 40 किलो जूल माइनस का बचेगा। तो इसका मतलब कुल मिला के हमें मिल रही है 40 किलो जूल माइनस। बट ब्रोमीन के केस में देखो कितनी मिल रही है, 40 एंड 40 लगभग 80 हो गया ना, 7 और दोनों 79 किलो जूल हमें मिल रही है। एक्सोथर्मिक है, तो रिएक्शन की एनर्जी कम हो रही है। सभी सिस्टम ये चाहते हैं कि उनकी एनर्जी कम हो जाए। किसकी ज्यादा कम हो रही है? फ्लोरीन के केस की बजाय तो इसकी ज्यादा कम हो रही है। उस हिसाब से ये रिएक्शन आसानी से पॉसिबल है। ऊपर वाली रिएक्शन को हमें बीच में एनर्जी देनी पड़ती है, और एनर्जी कुल मिला के कम मिलती है, दैट इज वाई वो पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, उसकी बजाय ये पॉसिबल है। सेकंड चीज बताता हूं कि इस केस के हिसाब से इसको देखें, तो यहां पर तो 70 मिल रही है, यहाँ लगभग 70 के आसपास मिलेगी, और यहाँ कितनी मिल रही है भाई? ये 12 माइनस और 12, ये भी ये लगभग 90 है ना, 92। इस केस में सबसे ज्यादा एनर्जी हमें मिलती है, सबसे ज्यादा एक्सोथर्मिक तो ये है, 79 से भी ज्यादा है। बट क्योंकि पहला स्टेप इसका हमें देनी पड़ती है एनर्जी, तो रूम टेम्परेचर पर अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो, तो एनर्जी कहां से लेगा सिस्टम? ये स्टेप तो पॉसिबल ही नहीं है। सराउंडिंग। जब सराउंडिंग रूम टेम्परेचर वो उसको देगा ही नहीं, है ना, या तो उसको ठंडा कर देगा, सराउंडिंग को ठंडा कर देगा, ऐसा नहीं होता है ना। इतनी एनर्जी वो होती नहीं है उसके पास में रूम टेम्परेचर पे, तो यानी हमें उससे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मैं अगर उसको आग लगाऊंगा रूम टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर के ऊपर, तो ये पॉसिबल है आयोडीन वाली, वरना ये पॉसिबल नहीं है।
तो पहला स्टेप ही नहीं हो रहा, इस वजह से इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरह से कुल मिला के जितने भी रूम टेम्परेचर और दूसरी कंडीशंस हैं उसके हिसाब से सिर्फ ब्रोमीन ही पॉसिबल करता है उस रिएक्शन को। हालांकि बनेगा सभी में वो, यानी कि जुड़ेगा तो, अगर वो रिएक्शन पॉसिबल हो जाती है ना, तो यहां देखना जुड़ेगा तो बेटा वही, यानी कि यही होगा, 2 डिग्री ही बनेगा और वो कॉर्नर पर ही जुड़ेगा। और उसके कॉर्नर पर जुड़ने का कारण वो 2 डिग्री फ्री रेडिकल का बनना है। इसका रिलेशन एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है, ये इंडिविजुअल स्टेप है अपने आप में, ठीक है। बट इस स्टेप में हमें एनर्जी मिलेगी या हमें देनी पड़ेगी, ये पॉसिबल है कि नहीं है, रूम टेम्परेचर और दूसरी कंडीशंस पर वो कंडीशनें, यानी हमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वहां पर दे रही है कि रिएक्शन में कितनी एंथैल्पीज, कितनी एनर्जीज यूज हो रही है। दैट इज द थिंग। क्लियर है या डाउट अभी भी? यस सर, क्लियर है, क्लियर क्लियर है, है। चलो ठीक, ठीक है, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो एडिशन ऑफ हैलोजन टू एल्कीन्स, एल्कीन्स के साथ सीधा है, वैसे तो हम पहले भी यही कर रहे थे, लेकिन अब हम सीधा हैलोजन जोड़ रहे हैं। पहले क्या हो रहा था, HX जोड़ रहे, एसिड है ना, तो एसिड भी आसानी से दिया था, एक H जोड़ दो, एक X जोड़ दो, ब्रोमीन हो तो दोनों ब्रोमीन, तो दोनों सर आपकी ब्रोमीन वॉइस ब्रेक हो रही है। को अनसिमेट्रिकल भी कोई दिक्कत नहीं है, एक एक ब्रोमीन जोड़ दो, बस बात खत्म। एक यहाँ जुड़े, एक यहाँ जुड़े। सर वॉइस बीच ब्रेक में चली गई और थी। इंटरनेट स्लो है ना, ठीक है अभी आ गई, इंटरनेट तो स्लो नहीं है रहा, हम्म। ठीक है चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, दो ब्रोमीन है, डायरेक्ट एक ब्रोमीन इधर जुड़ गई, एक ब्रोमीन इधर जुड़ गई, दैट्स इट। फर्दर नेक्स्ट देखो, एलाइलिक हैलोजन, हैलोजिनेशन, एलाइलिक हैलोजिनेशन के अंदर क्या होता है, एलाइलिक ग्रुप कौन सा होता है, कोई जानता है एलाइलिक ग्रुप कौन सा है? डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन जो होता है, यानी कि इससे जो नेक्स्ट कार्बन है ये वाला, इसको बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। इसकी वैलेंसी खाली हो तो। हाँ ठीक है, इसके ऊपर अगर ग्रुप जुड़े तो डबल बॉन्ड ये था, ठीक है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन के ऊपर अगर क्लोरीन जोड़ रहा हूं मैं, तो CH3 जो था इसके साथ ये CH2 रह गया, देखो यहीं पर क्लोरीन जुड़ी है ना, थर्ड कार्बन, तो एक H अलग हो गया, और एक H अलग हुआ तो दो क्लोरीन थे, तो एक H तो HCl बना देगा, और दूसरा H जो दूसरा क्लोरीन है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। इसको बोलते हैं सो एलाइलिक हैलोजिनेशन। सो इसमें दोनों क्यों नहीं जुड़े? इसमें दोनों इसलिए नहीं जुड़े क्योंकि कंडीशन अलग थी, यहाँ था CCl4, यहाँ है 773 केल्विन टेम्परेचर। अब आप ये कहेंगे कि सर हमें याद रखना पड़ेगा, ये सिर्फ इतना याद रखना कि CCl4 की प्रेजेंस के अंदर दोनों जुड़ सकते हैं, और अगर CCl4 नहीं है, ओनली टेम्परेचर है, तो सिर्फ एक जुड़ेगा, एक HCl अलग हो जाएगा, HCl गैस होती है वो हवा में उड़ जाएगी। क्लियर है? अब ऐसा क्या भाई, हर रिएक्शन को याद ही करना पड़ेगा, उसकी कंडीशनें बदलने से प्रोडक्ट बदल जाता है, और ये याद ही करना पड़ेगा। सिंपल रिएक्शन बताता हूं आप लोगों को, H2 प्लस O2, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ में ब्लास्ट के साथ जलती है, वाटर बनाती है, प्लस एनर्जी देती है। बहुत आसान रिएक्शन है, सबको याद है ना? यस सर। यस। अब एक दूसरी रिएक्शन बताता हूँ, H2 प्लस O2, कुछ नहीं कर रहा मैं, इसको आग ही लगाऊंगा, लेकिन बनेगा H2O2। कब? यहाँ पे रहोडियम जैसा कैटलिस्ट डाल देता हूँ, बस इतना मैंने कर दिया, H2O2 बनेगा। अब बताओ, मतलब मुझको कैसे गैस कर सकता हूं मैं छोड़ो, कोई भी गैस नहीं कर सकता, ये एक्सपेरिमेंटल है, प्योरली एक्सपेरिमेंटल है। कुछ रीजंस होते हैं, बाद में हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, उसकी कहानी बना लेते हैं, और उसको कहानी की तरह याद कर लेते हैं। कुल मिला के करना याद ही होता है। तो अगर आपको लगे कि सर रिएक्शन कंडीशन बदलने से पता नहीं क्या बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको 100 रिएक्शनों में से 90 रिएक्शन याद है, तो 10 में आप गैस मार लोगे, और वो गैस बिल्कुल सही होगा। बट 90 याद कर लो, तो बाकी की ये चीजें आपको अपने आप आने लग जाएंगी। यानी इसको याद करने का तरीका, इसको याद ही करना है, समझ गए? शुरू में याद करने में तकलीफ होगी, अरे यार बीच वाला भी याद करना पड़ेगा, ये तो रिएक्शन कंडीशन है, इसको क्यों याद करना है, शुरू में इससे भी याद करते चलो। सबको नहीं, बट कुछ एक में जिनमें डिफरेंस लगेगी, ये टेम्परेचर दे रहे हैं वहां पे CCl4 लगा रहे हैं, तो इन इन डिफरेंस वाली चीजों को शुरू शुरू में याद कर चलो, ठीक है। कुछ एक में छोड़ भी दो, कोई बात नहीं, लेकिन जो सिमिलर लग रही है उसको याद कर लो। और जैसे जैसे याद करते जाओगे, आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे बेटा, अपने आप सारी रिएक्शनें होने लग जाएंगी, अपने आप याद हो जाएगा, और फिर आपको पता लग जाएगा कि इसमें रिएक्शन कंडीशन अलग की वजह से ऐसा होता है। बट वो याद ही करना पड़ेगा, लॉजिक्स नहीं है। बस ये कह सकता हूँ, लॉजिक जब बताऊंगा तो मैं बोल दूंगा CCl4 जो है वो कुछ वर्क करता है यहाँ पे, उसका मैकेनिज्म अलग हो जाता है, ब्रोमीन को ऐड करेगा, फ्री रेडिकल बनेगा, ये होगा वो होगा, और उसके बाद ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं।
और इस केस में कहूंगा कि क्लोरीन जो है वो हाई टेम्परेचर के ऊपर ऐसा नहीं करती है, क्लोरीन या ब्रोमीन कोई भी जोड़ लो हाई टेम्परेचर पे ऐसा नहीं करेगी, वो एक जगह पे जुड़ जाएगी और HCl जो वो हवा में उड़ जाएगा, वो जुड़ने से पहले उड़ जाएगा। अब आप ये भी तो कह सकते हो ना, देखो ये चीज कैसे भूल सकते हो आप, HCl और ये डबल बॉन्ड ये अटैक नहीं करेगा, मार्कोनिफ रूल, मार्कोनिफ एडिशन भी तो करेगा आगे की रिएक्शन, बट हम कह रहे हैं कि ये HCl हमने एस्केप कर दिया, हवा में उड़ गया, बाहर चला गया, ठीक है, तो ये आगे की रिएक्शन नहीं दिखाएंगे, सिर्फ इतना ही दिखा के रोक दिया। यस क्लियर है बेटा, तो जिन रिएक्शंस में कंफ्यूजन हो आपको याद ही करने पड़ेंगे। यस क्लियर है गाइस सबको, आगे बढ़े। जी सर। ठीक है, अब आगे देखो एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, ठीक है, NBS बोलते हैं, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। क्या होता है उसका फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आपके सामने है CH2CO, ठीक है, नीचे भी CH2CO और इन दोनों के साथ में NBr लगा होता है, बस यहाँ और इनके बीच में एक बॉन्ड बना दो, ये पेंटागनल स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पर आपके बना हुआ है NBS का, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। ये क्या है, ये भी ब्रोमीन को बहुत आसानी से जोड़ता है और ये भी एलाइलिक पोजीशन पर जोड़ता है। देखो अब यहाँ पर भी एक्चुअल में देखा जाए तो रिएक्शन कंडीशनें बदल दी हमने, एलाइलिक पोजीशन पर सबसे पहले पीछे वाली रिएक्शन देखें, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एलाइलिक पोजीशन पर सीधा क्लोरीन जोड़ो, एलाइलिक पोजीशन के ऊपर क्लोरीन जुड़ेगा, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन एन ब्रोमोसक्सिनामाइड NBS डाल दो, H इंटू न्यू और पर ऑक्साइड भी डालना पड़ेगा, H इंटू न्यू एंड पर ऑक्साइड ऑल्सो, और उससे क्या होगा, उससे भी एलाइलिक पोजीशन यानी कि डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन के ऊपर ब्रोमीन जुड़ रहा है, डबल बॉन्डेड से नेक्स्ट कार्बन, वही होती है एलाइलिक पोजीशन, डबल बॉन्डेड से नेक्स्ट कार्बन, ठीक है, तो यहां पर भी ऐसा होगा NBS, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, प्लस पेरोक्साइड प्लस H इंटू न्यू, H इंटू न्यू का मतलब है लाइट, ये लाइट के लिए रिप्रेजेंट वो होता है, ठीक है, ये लाइट के लिए यूज होता है। नेक्स्ट देखिए, तो इसमें बनेगा क्या, ये बन गया प्लस, ये जो ब्रोमीन था ना इसके साथ H लग जाएगा, बस उसका H CH3 वाला H लग जाएगा इसके साथ, सक्सीनामाइड बनेगा इसका, सक्सीनामाइड। नेक्स्ट है सल्फ्यूराइल क्लोराइड से बाय सल्फ्यूराइल क्लोराइड, अब SO2Cl2 ये पहले भी आई थी अगर आपको याद हो, है ना, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 H इंटू न्यू प्लस पर ऑक्साइड के अंदर ये भी डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाले कार्बन के ऊपर जुड़ेगा, यानी कि एलाइलिक कार्बन के ऊपर, प्लस SO2 और HCl यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, तो ये मेथड भी आप कह सकते हैं प्रेफर्ड है, हमने पहले भी डिस्कशन किया था, SO2 गैस होती है हवा में बाहर निकल जाती है, HCl भी गैस होती है हवा में बाहर निकल जाता है, HCl सॉलिड नहीं होता, वो गैस होता है रूम टेम्परेचर पे HCl, तो उसको पानी में कैसे डिसोल्व करते हैं गैस को, पानी में से HCl को पास आउट कर दो, वो पानी में घुल जाता है, तो HCl एसिड बन जाता है ना, तो पानी के अंदर वो एक्वस एसिड होता है जो आपके पास में, वो गैस से बनाया गया होता है, गैस को पानी में से पास आउट करके, और वो बहुत विग्रसली पानी के अंदर जुड़ता है, ये भी याद रख लेना, ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा बेटा, सीधी रिएक्शन है SOCl2 के साथ NBS के साथ, दोनों एलाइलिक बनाएंगे और टेम्परेचर डायरेक्ट टेम्परेचर दोगे तो भी एलाइलिक पोजीशन ही बनेगी, तीन रिएक्शनें सीधी सीधी आ गई हैं। और देखो फ्रॉम एल्केन टू फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, एल्केन से फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन में कैसे जोड़ते हैं, तो यहां पर वही वाला मैकेनिज्म आएगा, फ्री रेडिकल वाला ही, देखो क्या आएगा इसमें, CH4 है, क्लोरीन है, H इंटू न्यू या फिर टेम्परेचर, दोनों में से कोई एक चीज दे सकते हैं, ठीक है, टेम्परेचर को याद नहीं करना होता, कुछ एक टेम्परेचर है जो याद करने पड़ेंगे केमिस्ट्री में, दो तीन रिएक्शन है वो टेम्परेचर वाली, ठीक है, जिसके अंदर हम ईथर बनाते हैं, उसके अंदर एक रिएक्शन आती है दो जिनमें अलग अलग टेम्परेचर याद करने पड़ते हैं, तो जो भी आएगी वो बता दूंगा, उसके अलावा आप टेम्परेचर को सीधा ट्रायंगल दिखा सकते हैं कि ट्रायंगल मतलब हीट कर रहे हैं, बस कितना जरूरत नहीं है याद करने की। यहाँ देखिए CH4 क्लोरीन दोनों को ऐड करा, H इंटू न्यू, CH3Cl CH2Cl2 CH3Cl सारे बनेंगे, पहले एक हाइड्रोजन हटेगा, एक क्लोरीन जुड़ेगा, एक क्लोरीन जुड़ गया, फिर दो क्लोरीन, दूसरा हाइड्रोजन, फिर तीन, फिर चार, चारों पॉसिबल हैं, मतलब कोई एक मॉलिक्यूल हो सकता है जिसमें एक ही हाइड्रोजन हटाओ, दो भी, तीन भी, चार भी, और तीन चार जितने भी क्लोरीन है मैक्सिमम जुड़ सकते हैं, सारे प्रोडक्ट बनेंगे, चारों के चारों प्रोडक्ट। अलग कैसे करेंगे, इंडस्ट्री में इसे अलग करना बहुत आसान है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लेते हैं वो, ठीक है, लेकिन लैब के अंदर इनको अलग करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की यूनिट लैब में नहीं मिलती है, ठीक है, कम से कम तीन चार मिक्सचर्स को अलग करना मुश्किल है हमारे लिए, एक मिक्सचर हो, दो चीजों का मिक्सचर हो तो अलग कर सकते हैं। यस क्लियर है बेटा ये सबको। सर रीजन क्या है कि इतने सारे मतलब क्लोरीन के वो मिल रहे हैं, क्लोरीन मतलब जुड़ता क्लोरीन का जाएगा बेटा, रिएक्टिव नेचर।
हाँ रिएक्टिव नेचर है, वो जुड़ता जाएगा, पहले एक हाइड्रोजन हटा के जुड़ गया, फिर दूसरा हाइड्रोजन हटा के फिर तीसरा, अगर उसके मोलिक्यूल वो सीध में ना आया, उसके सामने नहीं आया एक हाइड्रोजन जिसमें हटा हुआ है CH3Cl, मतलब क्लोरोफॉर्म बना है, ठीक है, Cl3 क्लोरोफॉर्म होता है, सॉरी, तो CH3Cl अगर ये बना है, वो उसके सामने नहीं आया दूसरे क्लोरीन के फ्री रेडिकल की फॉर्म में, तो क्या होगा, किसी दूसरे के साथ अटैक करेगा, फिर तीसरे के साथ, फिर बाद में उनको भी 1 1 वालों को भी बाद में 2 में, फिर 3 में, फिर 4 में, जब तक हाइड्रोजन रहेगी और जब तक क्लोरीन रहेगी आपस में रिएक्शन करते रहेंगे। एंड हो गया तो फिर सारे तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, क्योंकि कुछ बच जाएंगे जो उनके पास हाइड्रोजन थी बट वो क्लोरीन से बच गए, है ना, और कुछ एक सामने आ गए तो बार बार सामने आए तो वो CCl4 बन गए। क्योंकि रिएक्शन में ये तो होता नहीं कि हम एक एक करके मॉलिक्यूल डाल रहे हैं और उससे जब तक रिएक्शन नहीं होती तब तक दूसरा मॉलिक्यूल नहीं डाल रहे, बहुत सारे लॉट्स ऑफ मॉलिक्यूल की एक साथ रिएक्शन चलती है, दैट इज व्हाई सब तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो आगे यस देखिए, सर। फिर एक एग्जांपल और दिखा रखा है यहाँ पर, यानी ये तो एक सिंगल कार्बन की चेन थी ना, एक ही कार्बन था CH4, अगर बहुत सारे कार्बन की चेन हो तो क्या होने वाला है, तो यहाँ देखो सेम कंडीशंस में एक हाइड्रोजन हटा दिया, कॉर्नर वाला या फिर बीच वाला, इधर या इधर, और इसमें कोई रूल वूल नहीं है, 45% 55%, ठीक है, इस तरह से ये जुड़ने वाली है, दैट्स इट, नथिंग स्पेशल। तो ये वाली रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऊपर वाली रिएक्शन में तो क्लोरीन हटते जा रहे थे और क्लोरीन जुड़ते जा रहे थे, हाइड्रोजन हटता जा रहा था, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बाकी के कार्बन हाइड्रोजन को नहीं हटने देंगे, ठीक है, सिर्फ ये एक ही कॉर्नर वाला कार्बन या मिडल वाला कार्बन इसी के साथ क्लोरीन लगने वाला है, दैट्स इट, ठीक है। आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल, अब ये तो क्लोरीन लगा रहे थे, अगर हम आयोडीन लगाएं, आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल, ये कैसे होता है भाई, आयोडीन जो है, देखो क्या होगा, CH4 आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगा, HI बनेगा, HI बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है डेफिनेटली, तो HI क्या करता है, इफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO3 या HNO3 या AiHGO ये अगर लगाते हैं तो फिर रिएक्शन फॉरवर्ड में जा सकती है, वरना रिवर्सिबल होती है, पहली रिएक्शन रिवर्सिबल है, हाफ हाफ एरो जो है दोनों तरफ दिखा रखे हैं, मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहे हैं, बट दूसरी रिएक्शन में सिर्फ एक ही तरफ प्रोडक्ट बनेगा, क्यों, क्योंकि ये HI के साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, HI को यूज कर लेता है, HiO3 या HNO3 या HGO इस तरह का कोई भी रिएजेंट यूज कर सकते हैं, और I2 बन जाएगा प्लस वाटर, तो मतलब हमारा ये जो पहला प्रोडक्ट है ये ऐसा कैसा रिटेन रह जाएगा। यस, क्लियर है बेटा ये सबको, सर आयोडीनेशन एक बार रिवर्सिबल होता है। सेकंड वाला। देखो आयोडीनेशन रिवर्सिबल होता है, तो पहली रिएक्शन में आपको रिवर्सिबल नजर आ रहा होगा क्योंकि HI बनता है, HI फिर से CH3I के साथ रिएक्शन कर लेता है और उसको CH4 और I2 फिर से बना देता है। तो क्या करें कि HI कंज्यूम हो जाए, तो HI किसी एसिड जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, HiO3 या HNO3 या HGO, इनमें से कोई भी एक रिएजेंट लगा दो तो वो क्या करेगा, वो आयोडीन बना देगा प्लस वाटर रिप्लेस कर देगा, तो इसका मतलब जो भी HI बनेगा वो आयोडीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, HiO3 या फिर HNO3 इसको रिवर्ट कर दे, मतलब इसको कंज्यूम कर लेगा, जिससे हमारा प्रोडक्ट जो है अब वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा HI से, तो प्रोडक्ट यूं का यूं रह जाएगा और ये अब सिंगल डायरेक्शन में हो जाएगी, मतलब अब अगर हमने इसमें ये डाल दिया तो ये एक ही डायरेक्शन में ऐसे हो जाएगी, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि ये है ही है ही। सर आपकी वॉइस ब्रेक कर रही थी अभी। कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। ओके मैं बोल रहा हूँ क्लियर है सभी को, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। सर जब आप HI वाला समझा रहे थे तब ब्रेक हो गई थी। ओके तो वो बोल रहा हूँ कि HI जो है वो क्या करता है, HI रिएक्शन कर लेगा हमारे, सॉरी HI से रिएक्शन कर लेगा हमारा दूसरा रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट, HNO3 या फिर HiO3 या HGO, ये रिएजेंट जो है वो रिएक्शन कर लेंगे HI के साथ में और HI कंज्यूम हो जाएगा, तो जब एक प्रोडक्ट नहीं रहा तो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगी, अब रिएक्शन वापस नहीं जाएगी, क्लियर है, यानी यस हमारा सर। प्रोडक्ट साफ बन जाएगा, दैट्स इट, ओके। आगे बढ़ते हैं, फ्लोरिनेशन। अब फ्लोरिनेशन देखो भाई क्या होता है, डायरेक्ट यूज ऑफ फ्लोरिन इज एक्सप्लोजिव, तो फ्लोरिनेशन डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सप्लोजिव होता है, ठीक है, कैसे, तो इसके लिए स्वार्ट रिएक्शन है, स्वार्ट रिएक्शन मतलब ये नेमिंग रिएक्शन है तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो यहां मैं अब आपको वो रिएक्शन लिख के दिखा रहा हूं, सपोज दैट CH4 प्लस F2 यूज करते हैं, ठीक है, और आप कहो कि CH3 और F बन गया,
ठीक है, प्लस HF बन गया। तो इसके अंदर इतनी हीट इवॉल्व होती है, प्लस हीट, लोड्स ऑफ हीट, और ये इतनी हीट होती है कि ये कार्बन कार्बन के बॉन्ड को भी तोड़ सकती है, कार्बन कार्बन के बॉन्ड को भी तोड़ सकती है। तो हमने कहें कि हम तो यहाँ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ले रहे हैं, डेफिनेटली इसको भी तोड़ सकती है। तो यानी कि ये कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को तोड़ के कार्बन को अलग कर देगी, हाइड्रोजन को अलग कर देगी, हाइड्रोजन से भी रिएक्शन कर लेगी, कार्बन से भी रिएक्शन कर लेगी, बहुत उत्पात मचा देगी। सिंपली ये कह सकते हैं कि यहाँ मान के चलो, अब मैं आपको उसका वो दिखाता हूँ कि वो कैसे होने वाला है। डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन को यूज नहीं करते हैं। जैसे ये मान लो दो है, ठीक है, दो कार्बन की चेन है, CH3 और दूसरा CH3, ये CH3 है, क्लोरीन नहीं लगा हुआ इसके साथ, प्लस F2 के साथ अगर रिएक्शन करवाता हूं तो ये क्या करेगा, ये CH3 इसका बॉन्ड तोड़ दिया इसने, ठीक है, CH3, ये दोनों अलग हो जाएंगे, फिर इनके साथ फ्लोरीन जुड़ेगा, फिर ये हाइड्रोजन के बॉन्ड को भी तोड़ देगा, बहुत कुछ उल्टा पुल्टा कर देगा। तो कार्बन कार्बन के बॉन्ड को तोड़ने की टेंडेंसी होती है, तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो मेन प्रोडक्ट ही नहीं बचेगा। इसलिए फ्लोरिनेशन, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज प्रोहिबिटेड, वो नहीं किया जाता। यस, क्लियर है ये सबको कि डायरेक्ट क्यों नहीं करते हैं, फ्लोरीन का डायरेक्ट यूज नहीं करते, तो फिर कैसे यूज करें, एक्सप्लोसिव होता है। इसका सिंपल एक चीज बताऊं, फ्लोरीन गैस को ना घी में डाल दो, घी ऑर्गेनिक होता है, कार्बन की चेन मिलेंगी डेफिनेटली उसमें, है ना। फ्लोरीन गैस को घी में से, ऑयल में से, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उनमें कार्बन की चेन पक्का मिलती है, घी, ऑयल, हमारी बॉडी, हमारी सेल्स। तो फ्लोरीन को अगर आप, फ्लोरीन गैस किसी को स्मेल करवा देते हो तो उसकी बॉडी में ब्लास्ट होना शुरू हो जाएंगे, ऑर्गेनिक होती है हमारी बॉडी, धुड़ुम धड़ाम फटफट आ जाएगा वो अंदर ही, सिर्फ और सिर्फ उसको फ्लोरीन गैस स्मेल करवानी है। आसान है ना, पर्सन को कितना मारना कितना आसान है। ये स्वार्ट रिएक्शन इसलिए होती है, फ्लोरीन गैस मिलेगी नहीं आपको, बना भी नहीं सकते, ठीक है। बनाने के कुछ मेथड होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते हो, बट वो इतना आसान नहीं है, दैट इज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो यहाँ पर फिर क्या करते हैं, अभी पहले हम ब्रोमीन जैसा कोई, एल्केन में डायरेक्ट नहीं जोड़ते, तो पहले ब्रोमीन जैसा कुछ जोड़ रखा है, फिर AgF के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो फ्लोरीन इधर आ जाएगा, ब्रोमीन इधर आ जाएगा, एक्सचेंज रिएक्शन, CH3F AgBr। नेक्स्ट देखो, क्लोरीन यहाँ पे जोड़ रखा है, तो एक Hg2F2, इसके साथ भी ऐसा किया जा सकता है, ये भी एक्सचेंज रिएक्शन करेगा, Hg2F2, AgF था, Hg2F2 है, और SbF3, एक ये भी है SbF3, एक क्लोरीन को हटा के फ्लोरीन को जोड़ सकते हैं, या ब्रोमीन को हटा के फ्लोरीन को जोड़ सकते हैं। तो ये तीनों रिएक्शनें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान दे लेना, तीनों की तीनों रिएक्शंस, एक नहीं, क्योंकि इनमें इंपॉर्टेंट है ये AgF, Hg2F2, हमने रिएजेंट बदल दिए हैं, और SbF3 रिएजेंट बदल दिए हैं, तो इसलिए प्रोडक्ट हैवी मेटल फ्लोराइड है ना क्या कह रहे हो बेटा, सर, हैवी मेटल फ्लोराइड। हेलो, एनीथिंग एल्स, कोई बोल रहा है कुछ। सर हैवी मेटल फ्लोराइड लिखे हैं ना। क्या किसी को आवाज आ रही है जैव की, या मेरे साथ प्रॉब्लम कोई। सर आपका नेट इशू है। हाँ हो सकता है, हैवी मेटल्स, यस, हैवी मेटल्स की ही, हैवी मेटल्स की वजह से ऐसा होता है, ठीक है, हैवी मेटल्स हम इसको प्रोवाइड करवाते हैं, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े इसी के अंदर। अब नेक्स्ट आता है भाई, एक और है हेलोजन एक्सचेंज, एक और रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है वो, ठीक है, फिन-क्लिंस्टन रिएक्शन। फिंकलस्टीन, क्या फिंकलस्टीन। कह रहे हो, हाँ, फिन-क्लिंस्टन, ठीक है, फिन कैल्स्टिन, EIN, फिन कैल्स्टिन, नाम जो भी आप बोलना चाहो कोई फर्क नहीं पड़ता, रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें भी हम ऐसा कर सकते हैं। फिन कैल्स्टिन रिएक्शन क्या कहती है कि R के साथ Cl लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो स्वार्ट रिएक्शन में तो हमने क्या किया, अब मैं ये अब आपको क्लियर करता हूं कि स्वार्ट रिएक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं। स्वार्ट रिएक्शन के अंदर तो ब्रोमीन और फ्लोरीन को जोड़ने के लिए हम एक्सचेंज करवा रहे हैं, ठीक है, फ्लोरीन को जोड़ने के लिए। लेकिन क्या दूसरी रिएक्शंस में, मतलब क्लोरीन की जगह फ्लोरीन लगाना हो, क्लोरीन की जगह फ्लोरीन लगाना तो ठीक है, बट अगर मैं ये कहूं कि CH3Br और इसके अंदर मैं यहां अगर
क्लोरीन लगाना चाहूं तो क्लोरीन, यानी इसको हटा के अगर मैं क्लोरीन लगाना चाहूं तो ये भी तो हो सकता है ना एक्सचेंज रिएक्शन में। तो ये नॉर्मल एक्सचेंज रिएक्शंस है, जरूरी नहीं है कि ये करवानी हो, लेकिन फ्लोरीन के केस में तो ये मजबूरी है हमारी कि हमें करवानी पड़ती है, बट दूसरी रिएक्शंस के केस में मजबूरी नहीं है। तो RCl जो है, अगर आप इसको RCl को NaI के साथ, यस बेटा, NaI के साथ रिएक्शन, हाँ NaI के साथ रिएक्शन करवाते हैं विद हीट एंड एसीटोन, ठीक है, हीट के साथ और एसीटोन। एसीटोन क्या होता है भाई? फर्स्ट कीटोन एसीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर, दैट इज एवरीवन नोज अबाउट दिस। तो आर के साथ आई, प्रोपेनॉल। हाँ प्रोपेनॉन, IUPAC नेम है प्रोपेनॉन, ये सबको पता होगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो एसीटोन का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, CH3 इज दिस, C NaCl लिख लेगा, O, NaCl लिख लेगा। हाँ NaCl बाहर निकलेगा, NaCl, यस यस यस, ठीक है ठीक है ठीक है, वो गड़बड़ है, ठीक है। तो यहाँ NaCl आ गया। अब देखिए, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये होता है फर्स्ट कीटोन, सबसे पहला कीटोन यही होता है, ठीक है। ये कीटोन है, इसका नाम है, कॉमन नेम है एसीटोन, और कॉमन नेम ही इसका सबसे ज्यादा यूज होता है, एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर, नेल पॉलिश रिमूवर, यस। ये सभी को पता होगा भाई, आई थिंक गर्ल्स को, हमारी सिस्टर्स को और हमारी मदर्स को इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होता है, ठीक है। नेल पॉलिश रिमूवर आप लोगों ने यूज कर रखा होगा, ठीक है। ऑर्गेनिक है, लिक्विड होता है एसीटोन, और बहुत आसानी से मिल जाता है, ठीक है। नेल पॉलिश रिमूवर, फर्स्ट कीटोन एसीटोन, तो एसीटोन के साथ ये भी एक्सचेंज रिएक्शन आप आसानी से करवा सकते हैं। क्लियर है भाई? आगे बढ़े। अब एक और नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन, एक और नेक्स्ट, या इतना आज के लिए काफी है, मुझे बता दो पहले टाइम तो हो रिएक्शन। गया। ठीक है, फिर सुनिए, ठीक है, हम इसको एक्स्ट्रा क्लास के अंदर ही कुछ लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 3 मैकेनिज्म हो रहे हैं इस लेसन में, 3 मैकेनिज्म, उसके अलावा सारी रिएक्शंस है। 3 मैकेनिज्म इंपोर्टेंट, अभी जो हमने आज किया है 1 मैकेनिज्म किया है, 3 मैकेनिज्म और फिर खत्म, लेसन खत्म है। आज वाला सारा मटेरियल आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। फिन-क्लिंस्टन रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, तो जितनी नेम रिएक्शन आई हैं और जितने मैकेनिज्म जो भी रिएक्शन आई हैं वो सब आपको हैंड रिटन, हाथ से लिखकर याद करना। मैं फिर से बता रहा हूँ, हाथ से लिखकर, हाँ ये नोट्स अभी भेज दूंगा बेटा, हाथ से लिखकर ये आपको याद होनी चाहिए। और उसके बाद में एक लेसन अच्छे से हो गया तो नेक्स्ट लेसन आसान लगेगा, उससे नेक्स्ट लेसन और भी आसान लगेगा, क्योंकि मैकेनिज्म्स आपको इजी लगेंगे, फिर रिएक्शन सिर्फ याद करनी होंगी और हैंड रिटन ही होना चाहिए। दैट्स इट फॉर द टुडेज सेशन गाइस। तो हम इसको अभी एंड कर रहे हैं और आप लोगों को, ओके ठीक है, कोई डाउट है तो आप रिकॉर्डिंग डाउट